हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए तो ये वाला वीडियो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर आप जर्नल पर्पस से कुछ अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में या जुडिशरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैंने ऐसे ही इस वीडियो को डिज़ाइन किया है कि एक नॉर्मल इंसान भी इसे आराम से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अमेरिका के विपरीत हमारे संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जबकि वहाँ है डुअल। यूएसए की अगर बात करें, यूएसए में डुअल जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, हम इसको समझते हैं पहले। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, जो हमारे संविधान द्वारा हमारी जो न्यायपालिका है उसको जो दिया गया है। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था या इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में इसका सिंपली मतलब दो तरीके से मैं समझाऊंगा: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, अगर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है तो अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वो इस पर एप्लीकेबल होगा, इस पर भी एप्लीकेबल होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, मतलब सर्वोच्च स्थान पर ये है। अगर यहाँ से कोई निर्णय दिया जाता है, कोई फैसला दिया जाता है तो वो सब पे एप्लीकेबल होगा, मतलब हायरार्की चलेगी। सबसे बड़ा वाला जो कहेगा वो बाकियों को मानना पड़ेगा। सिंपल मतलब इसका ये है। और उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह रहा है, कोई फैसला दे रहा है तो इन दोनों को भी मानना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये कह रहा है तो नीचे वाले को भी मानना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हायरार्की चलती है ये चीज़ हमारे संविधान में है और इसे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहा गया है। मतलब सबसे ऊपर और अपीली का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर इसके। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो इन तीनों को मानना होगा। इसी तरह से हाई कोर्ट देता है तो इन दोनों को मानना होगा। इसी तरह से ऐसा चलेगा। तो मतलब ये इनके ऊपर नहीं जा सकते, पहले ये है फिर ये है फिर ये। तो इस तरह से जो व्यवस्था है ना, इसे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहा गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ। 28 जनवरी 1950 का इसका गठन हुआ। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान में भाग 5 में है, संविधान के भाग 5 में आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक इसे रखा गया है। यानी कि इसका गठन कैसे होगा, इसको क्या शक्तियां प्राप्त हैं, न्याय क्षेत्र क्या है, इसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, ये सब आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक रखे गए हैं। भाग 5 में आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, संविधान के भाग 5 में आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये है। अब इसके अलावा एक चीज और आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति। ये कैसे होता है, इन चीज़ों को समझ लिया तो ये समझ लेते हैं तो बेसिक हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जजों की नियुक्ति को लेकर के देखिए, जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक्चुअली में राष्ट्रपति करते हैं। जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी का राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे कैबिनेट से है, राष्ट्रपति एक्चुअली में नहीं करते हैं, बट नाम राष्ट्रपति का रहता है। तो एक्चुअली में बट राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पे कैबिनेट से है। खैर, तो जजों का जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति करते हैं, बट सीजेआई से पूछकर करते हैं। सीजेआई से पूछकर करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछकर करते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या योगदान होगा, इस चीज को लेकर के पहले कुछ विवाद हुआ, उसका निराकरण निकला, और जो निराकरण निकला वहीं से आया है हमारा आज का जो कॉलेजियम प्रणाली है, जिसके तहत जजेस की नियुक्ति होती है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, दोनों के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम, जिस कॉलेजियम प्रणाली से होता है आज की डेट पे, उसमें कुछ विवाद था पहले। उसमें विवाद ये था, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आता है परामर्श, परामर्श। ठीक है, अब ये कहा गया है संविधान में, ये कहा गया है कि जजों की जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है, वो सीजेआई जो होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, सीजेआई, ठीक है, सीजेआई के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे।
राष्ट्रपति सीजेआई के परामर्श से करेंगे। सीजेआई इनको जो कहेंगे वो करना है, ठीक है। अब इसमें एक समस्या थी पहले, इसमें समस्या ये थी कि सीजेआई कहेंगे तो ठीक है, मानना है या नहीं, राष्ट्रपति को उनकी बात माननी है या नहीं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास भी पावर है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1882 में पहला न्यायाधीश मामले आए, फर्स्ट न्यायाधीश मामले आए 1982 में फर्स्ट न्यायाधीश मामले आए। इसमें कुछ विवाद था कि ये परामर्श का मतलब क्या होगा, इस परामर्श का मतलब क्या होगा, जो राष्ट्रपति को सीजेआई परामर्श देंगे उसका मतलब क्या होगा, जो सलाह देंगे, जो लिस्ट बना करके देंगे कि भैया इन लोगों को नियुक्त करना है, इन लोगों को नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको उसमें परामर्श का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि जो परामर्श शब्द है ना, परामर्श शब्द, इसका मतलब होगा, इसका मतलब सहमति नहीं होगा, इसका मतलब सहमति नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब विचारों का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान, ठीक है। पहली बार ये कहा गया, फर्स्ट न्यायाधीश मामले आया जिसमें था, ये दुविधा थी कि जो परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं ये सीजेआई देते हैं, राष्ट्रपति यानी कि कैबिनेट इनको जो परामर्श देते हैं उसका मतलब क्या होगा। तो पहली बार जो प्रथम न्यायाधीश मामले आए उसमें जुडिशियल एक पीठ बैठी, उन्होंने कहा कि परामर्श का मतलब विचारों का आदान प्रदान है, ना कि सहमति है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा गया कि सहमति नहीं है बल्कि विचारों का आदान प्रदान है, हम आपस में बात करके डिसाइड कर लेंगे कि किसे किन किन लोगों को सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट के जजों में शामिल करना है, मतलब इस लिस्ट में कौन कौन होगा, इसको हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करके समझ लेंगे। इसमें कोई सहमत का वो नहीं रहेगा कि अगर चीफ जस्टिस ने कह दिया है तो ये बिल्कुल डन है कि मतलब वही होंगे। ये चीज़ उन्होंने उस समय कही। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात। ये चीज़ नहीं थम पाई, नहीं सुधर पाई, इसलिए क्या हुआ, आ गया 1993 में द्वितीय न्यायाधीश मामले आए, सेकेंड न्यायाधीश मामले आए, ठीक है। सेकेंड न्यायाधीश, द्वितीय न्यायाधीश मामले आए। इसमें क्या कहा गया कि जो परामर्श शब्द है ना, इसका मतलब सहमति ही है। अगर सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति को एक लिस्ट बना के दी है तो उस पर उन्हें मानना ही होगा, उन्हें उससे सहमत होना होगा। बट हाँ, कुछ उस कंडीशन रखी गई कि क्या क्या कंडीशन होगी जिसको मानना जरूरी है, ये चीज़ रखी गई। तो वो कंडीशन क्या थी वो देख लेते हैं। ये कहा गया कि अब परामर्श का मतलब एक्चुअली में सहमत ही है, बस ये एक चीज़ होगी कि जो सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, यहाँ पे सीजेआई जो होंगे उन्हें कम से कम 2, ठीक है, कम से कम 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे उनसे सलाह लेना अनिवार्य है। उनसे सलाह लिए बिना वो नहीं भेज सकते, अकेले नहीं, ठीक है। कम से कम 2 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सलाह लेनी होगी। वरिष्ठतम जज होंगे, ये नॉर्मल नहीं, वरिष्ठतम जज होंगे, उनसे सलाह लेनी होगी। उसके बाद आप राष्ट्रपति के पास आवेदन भेज सकते हो, राष्ट्रपति के पास ये वाला पर्चा भेज सकते हो जिसमें जजेस का नाम होगा और इन्हें मानना होगा राष्ट्रपति को, यानी कि कैबिनेट को, ठीक है, उसको अप्रूव करना पड़ेगा। ये हुआ, फिर से विवाद हुआ, फिर से नहीं संभल पाई चीज़ें। 1998 में फिर से एक पीठ बैठी, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ बैठी, जजेस की पीठ बैठी। ये चीज़ सेम रही कि सहमति ही है, परामर्श का मतलब एक्चुअली में सहमति है, परामर्श का मतलब एक्चुअली में सहमत ही है, लेकिन इसमें जजेस की संख्या को बढ़ा दिया गया। ये कहा गया कि इतने में काम नहीं चलेगा, आज भी यही वाली कोलिजियम प्रणाली चलती है, ठीक है। इतने में काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 सीनियर मोस्ट जजेस से परामर्श लेना अनिवार्य है। सीजेआई जो होंगे कम से कम 4 सीनियर मोस्ट जजेस से परामर्श लेंगे
और 4 में से 2 उनके फेवर में होने ही होने चाहिए। अगर 2 उनके फेवर में नहीं है तो वो इस वाले ये जो पर्चा होगा जिसमें जजेस का नाम होंगे वो राष्ट्रपति के पास भेज ही नहीं सकते। राष्ट्रपति के पास वो तभी भेज सकते हैं जब कम से कम 2 जजेस का उनके पास अप्रूवल हो। ज़्यादा हो जाएंगे चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए और सीजेआई खुद होने चाहिए। सीजेआई खुद और कम से कम 2 जजेस का अगर सहमति है तो ही जा सकते हैं। अगर 2 से कम है, एक जज कह रहा है कि हाँ ठीक है ये वाली लिस्ट ठीक है और बाकी 3 कह रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो फिर भेज ही नहीं सकते राष्ट्रपति के पास इस वाले पर्चे को, ठीक है। और फिर उनको फिर दूसरा बनाना होगा जिसमें सारे कम से कम 2 लोग उनके साथ हो जाएं, 2 लोग सहमत हो गए तो फिर ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई 1998 में, 1998 में ये हुआ। आज भी यही वाली कॉलेजियम प्रणाली भारत में लागू है, ठीक है। हमारे यहाँ जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है वो इसी कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत होती है। इसके बाद एक चीज़ और आई 2014 2014 में एक आयोग बनाया गया, एक आयोग का गठन किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल ये क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल बनाया गया और कहा गया कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल है ये 2014 में बना, ये अब करेगा जजेस की नियुक्ति। कहाँ कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ठीक है, दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा नियुक्ति जजेस की। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं सो मोटो लिया और 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि जो ये काउंसिल है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल है, इसमें एक तो प्रधानमंत्री होंगे, इसमें सदस्य कौन कौन होगा? एक तो पीएम होंगे, कुछ अदर सदस्य होंगे और सीजेआई होंगे। इसके अलावा विपक्ष का एक नेता होगा, ठीक है, विपक्ष का जो नेता होगा उस समय वो होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इससे क्या होगा, जो जुडिशियरी है ना, इसमें पॉलिटिक्स आ जाएगी और पॉलिटिक्स, जुडिशियरी में पॉलिटिक्स ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, तो इस वजह से इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो गया। अब चीफ जस्टिस कैसे चुने जाते हैं? तो सीजेआई जो हैं उनका सिंपल है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे संविधान में भी और जजों के बीच भी है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे ना वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 1-2 बार वो ये वाला रूल टूटा है, बीच बीच में टूटता भी रहता है। 1973 में इस समय ये रूल पहली बार टूटा था, इंदिरा गांधी जी की सरकार में, जब 3 जजेस थे, 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको सर पास करके एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। उसके बाद 1977 में एक बार और टूटा था रूल, और इसके अलावा बीच में कई बार ऐसा होता है, बट ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं। पावर ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं ये देखेंगे। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की तरह एक संघीय न्यायालय है, और ये ना सिर्फ एक संघीय न्यायालय है, इसके अलावा ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह अपीली का उच्चतम न्यायालय भी है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है संघीय न्यायालय भी है और अपीली का उच्चतम न्यायालय भी है। इसे कुछ क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा ये संविधान का व्याख्याता है और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर भी है। हमारे संविधान द्वारा कुछ शक्तियां प्राप्त दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो देख लेते हैं। मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और अदर, ठीक है, अन्य शक्तियां। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे अच्छे से, ये क्या है और ये कैसे काम करती हैं और किस प्रकार से हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त हैं।
और ये संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं, मतलब संविधान किस आर्टिकल के तहत इसको शक्ति देता है, ये भी देखेंगे। ओके, मूल क्षेत्र अधिकार देखेंगे हम। मूल क्षेत्र अधिकार क्या है? मूल क्षेत्र अधिकार सिंपली ये है कि भारत का जो संघीय ढांचा है उनके अंदर जो इकाइयां हैं उनके बीच होने वाले विवादों का निपटारा। सिंपली मतलब ये है कि ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है। मान लो ये है, इनके बीच जो राज्य है ना, राज्य, इन्हें हमने इकाई कहा है, यूनिट कहा है, और ये पूरा का पूरा एक संघ है। ये मेरे से प्रॉपर नहीं बनता, छोड़ो। ये पूरा का पूरा एक संघ है। इस संघ की इकाइयों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा करना इसका मूल क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है इन इकाइयों के बीच, इन यूनिट के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करना। अब इसमें कुछ पॉइंट आ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के विवाद तीन तरह के हो सकते हैं। एक विवाद हो सकता है जब राज्य और राज्य, स्टेट vs स्टेट के बीच हो, स्टेट vs स्टेट के बीच हो, ठीक है। विवाद ऐसा हो जो स्टेट vs स्टेट के बीच हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दो या दो से अधिक स्टेट एक साइड हो, एक स्टेट एक साइड हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि यूनियन एक साइड हो और कोई स्टेट दूसरे साइड हो जो भिड़ रहा हो, इनसे किसी चीज को लेके विवाद हो, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, कई सारे यूनियन एक साइड हो और कई सारे राज्य, और हो सकता है यूनियन के साथ भी दो तीन राज्य मिल करके, तो मतलब दो या दो से अधिक, समझ लेना, दो या दो से अधिक राज्य हो सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन हो सकती है, और ऐसी कंडीशन से, ऐसे कंडीशन या ऐसे विवाद आता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 131 के तहत। आर्टिकल 131 के तहत इस टाइप के मामले का निपटारा करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को हमारा संविधान देता है, ठीक है। स्टेट स्टेट के बीच कोई विवाद हो रहा है, और यूनियन और स्टेट के बीच कोई विवाद है, या यूनियन और कई स्टेटों के बीच विवाद है, या यूनियन, या ऐसा भी हो सकता है यूनियन प्लस स्टेट vs अदर स्टेट, ठीक है, अदर 3 4 जितने भी हों स्टेट, ठीक है। तो ऐसा कोई मामला हो सकता है, तो इसका निपटारा करने का काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्र अधिकार कहलाता है। ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। अब मामला ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई विधिक अधिकार निहित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल मामला है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसमें नहीं करेगा। दूसरी चीज, कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिसमें किसी नागरिक द्वारा स्टेट या यूनियन के खिलाफ कोई अपील की जाती है, उसे दूसरे तरीके से दूसरे अधिकारों के अंतर्गत रखा जाएगा। मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत वो नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? कोई राजनीतिक मामला होगा तो नहीं आएगा, इस अधिकार के, इस आर्टिकल के तहत उसे सॉल्व नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज, किसी नागरिक द्वारा स्टेट या राज्य के खिलाफ लाया गया कोई भी मामला इसमें शामिल नहीं होगा, यूनियन या स्टेट के खिलाफ, सॉरी। और इसके अलावा एक चीज और, अंतरराष्ट्रीय जल विवाद, इस टाइप का जो मामला है वो भी मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अंतरराष्ट्रीय जल विवाद को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मूल क्षेत्र अधिकार आर्टिकल 131 के तहत। दूसरा है न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार। हमारा संविधान हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है, ये शक्ति देता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों के, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकता है। न्यायादेश मतलब रिट से है, यहाँ पे रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की ये रिट हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिटेशन, सर्सरी एंड क्यूरो वारंटो। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की रिट हैं। हेबियस कॉर्पस रिट, ठीक है। हेबियस कॉर्पस रिट क्या है? हेबियस कॉर्पस रिट का इसका मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं, इसको एक एक करके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। खैर हम इससे पहले बता दें, सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। ये 5 रिट हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिटेशन, सर्सरी एंड क्यूरो वारंटो। इसका मतलब होता है सो द बॉडी। सिंपली शब्दों में अगर हम समझें, सो मी द
बॉडी या ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। जिस शरीर को आपने पकड़ा है, जिसे आपने पकड़ा है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करें। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा। अच्छा, ये हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ठीक है। आर्टिकल 32 इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब ये क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी अक्यूज को पुलिस पकड़ती है, पुलिस जेल में बंद करती है, तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। पुलिस का काम है पकड़ना और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। सजा देने का काम पुलिस का नहीं है, वो अदालत का होता है, वो मजिस्ट्रेट का होता है। अपने अपने जगह पे जो भी जैसा भी गुनाह होगा उस हिसाब से। अगर इसे 24 घंटे से ज़्यादा प्रिजनमेंट की सज़ा दे रहे हैं या रिमांड में रख रहे हैं, तो इसे अधिकार है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल कर सकता है, अपील कर सकता है। हैबियस कॉर्पस रिट की हैबियस कॉर्पस रिट लगा सकता है। अब ये तो खुद नहीं लगाएगा क्योंकि ये जेल में है, तो या तो इसके परिजन लगाएंगे या तो इसका वकील लगाएगा। तो अगर हैबियस कॉर्पस रिट लगाई जाती है और इसे 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है और पुलिस ने इसे रिमांड में रखा हुआ है, पूछताछ कर रहे हैं, सबूत की कमी है इसलिए शायद, तो अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जैसे ही याचिका दायर होगी, तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी हैबियस कॉर्पस को मंजूर कर देगी अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो रहा है और पुलिस ने इसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। तो अगर हैबियस कॉर्पस लगता है तो इसके बाद पुलिस को इसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिस भी न्यायालय के सामने ले जाना पड़ेगा उसको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद ये डिनाई नहीं कर सकते, ये इन्हें करना ही होगा। इसका मतलब है ये एक इंडिविजुअल का अधिकार है, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। एक व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कुछ होता है तो वो या एक समूह भी हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं जिन्हें पकड़ लिया गया हो और ज़्यादा दिन तक रिमांड में रखे हैं, तो फिर उनके परिजन हैबियस कॉर्पस लगवा सकते हैं। अब अगर यहाँ से न्यायालय को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि लगता है कि ये अभी रिमांड में जाना चाहिए, इसका अपराध संगीन है और कुछ सबूत मिल भी गए हैं और कुछ ऐसा है, कुछ सबूत हैं ऐसे जिसकी वजह से इन्हें लगता है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसे रिमांड पे भेजना चाहिए, तो फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उसे कितने दिन की रिमांड देनी है या जेल देना है। जेल अगर उसे करना है, बंदी बनाना है, तो कितने दिन के लिए बनाना है, या तो फिर अगर उसे रिमांड पे भेजना है। सुना होगा आप लोगों ने 14 दिन की रिमांड इस तरह से भेजते हैं। 14 दिन की पुलिस के पास, पुलिस को हम 14 दिन की रिमांड देते हैं, इतने में जो पता लगाना है लगा लो। तो फिर अगर पुलिस ने अगर न्यायालय ने ये चीज़ कह दी कि हम रिमांड दे रहे हैं, पुलिस को ये इजाज़त है, तो फिर हैबियस कॉर्पस नहीं लगेगा, इस केस में नहीं लगाएगा। सिर्फ तब लगेगा हैबियस कॉर्पस जब पुलिस ने डायरेक्ट पकड़ा हो और डायरेक्ट अंदर कर दिया हो और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ही ना किया हो, ठीक है। तो ये वाली स्थिति में हैबियस कॉर्पस लगेगा। और अगर न्यायालय कह देती है कि नहीं ठीक है, इसको इतने दिन का जेल होगा, कारावास होगी, या किसी को जेल हो चुकी है, उस केस में हैबियस कॉर्पस काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस द्वारा डायरेक्ट की गई कार्यवाही के खिलाफ, ठीक है, डायरेक्ट रिमांड में लिए जाने के खिलाफ ये वाला यूज कर सकते हैं। दूसरा है मैंडमस या परमादेश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया जाने वाला आदेश है। इसमें ये कहते हैं कि हम आदेश देते हैं कि आप अपना काम करें, मतलब डू दिस जॉब। ये किसको किसको कर सकते हैं, मैंडमस या परमादेश किसको किसको कर सकते हैं? ये किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये रिट लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा, किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के ऊपर जारी कर सकता है ये वाला परमादेश या मैंडमस, या हाई कोर्ट जो है वो अपने निचले जो भी, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके ऊपर भी भेज सकता है। इसके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी, उनके ऊपर ये वाला लगाया जा सकती है, ये वाली रिट लग सकती है। और सरकारी कर्मचारी के अलावा सरकार खुद, सरकार के ऊपर भी ये वाली रिट दाखिल की जा सकती है, लगाई जा सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप अपना काम करें। मान लीजिए, इसको एग्जांपल से हम समझेंगे, मान लीजिए सरकार को कोई चीज़ बार बार बोली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट 2 बार 3 बार बोल रही है और सरकार नहीं ध्यान दे रही है, तो इस वाले रिट का यूज़ कर सकते हैं, मैंडमस का यूज़ कर सकती है सरकार, और ये आदेश दे सकती है ये सरकार को कि आप अपने काम को करें। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ पे एक कोई एक पुलिस वाला है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पुलिस वाला है और एक व्यक्ति है ए। मान लो एक व्यक्ति है ए और ये एक व्यक्ति है बी। जो ए है वो इस बी के खिलाफ एफआईआर करना चाहता है, उसको कुछ इससे प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो पुलिस वाला है वो इसका एफआईआर नहीं लिख रहा है, ए का एफआईआर नहीं लिख रहा है। हो सकता है ये बहुत रसूखदार इंसान हो, इसने पैसे खिलाए हों, जो भी कारण हो, ये नहीं लिख रहा है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये क्या कर सकता है, ये जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, वहाँ याचिका दायर कर सकता है मैंडमस की, मैंडमस के तहत याचिका दायर कर सकता है। अगर ऐसा होता है इस स्थिति में और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि ये सही है, इसका यहाँ पे इसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ए के अधिकारों का हनन हो रहा है, एफआईआर तो हो सकती है किसी के खिलाफ अगर किसी ने गलत किया है तो इस पे मैंडमस जारी करेंगे, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, परमादेश जारी करेंगे कि भाई आप पुलिस हो, आपको अपना काम, अपना दायित्व तो निभाना चाहिए, आप क्यों नहीं निभा रहे हो, तो आप इसको करो। अगर मैंडमस जारी हुआ तो इसे फिर एफआईआर लिखनी होगी, इसके खिलाफ, बी के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, ठीक है। ये चीज़ होती है मैंडमस में। ये किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हो सकती है और पूरी की पूरी सरकारी संस्था के खिलाफ भी हो सकती है। मान लीजिए पुलिस वाला है, पूरे पुलिस चौकी पे भी हो सकता है, ठीक है। उस वाले पूरे एरिया, उस पे जो भी होगा वो संस्था होगी, उस पे भी हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल है। मान लो बिजली विभाग है, बिजली विभाग के लोग बात नहीं सुन रहे हैं, उनके खिलाफ किया जा सकता है। इस तरह से कोई सरकारी संस्था है उसके खिलाफ ये वाला रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा। कोई इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअल मतलब वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई निजी, कोई सरकारी कर्मचारी अगर नहीं है या कोई निजी कंपनी है या सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो उसके ऊपर ये वाली रिट अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अगर कोई सरकार प्राइवेट कंपनी है उस पर नहीं होगी, जो गैर संवैधानिक निकाय हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा, मैंडमस नहीं लगाया जा सकता। जो जैसे नीति आयोग है तो उस पर नहीं लगेगा मैंडमस, उस पर नहीं लगेगा। इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर भी मैंडमस का इम्पोज नहीं होता, मैंडमस रिट जो है इम्पोज नहीं होती है। तो ये होते हैं मैंडमस। इसके बाद आता है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन सबसे सिंपल है, इसका मतलब होता है रोकना। प्रोहिबिटेशन मतलब प्रतिषेध या रोकना। ये सिर्फ और सिर्फ जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट है, एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के खिलाफ कर सकता है, प्रोहिबिटेशन कर सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर ये कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कर सकता है, अदर न्यायालय के ऊपर भी किया जा सकता है, और ये इसके ऊपर भी कर सकता है, और ये इसके ऊपर कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय, अपने दोनों अधीनस्थ न्यायालय या उसके नीचे जो आते हैं उनके खिलाफ कर सकता है, प्रोहिबिटेशन रोक लगा सकता है। और हाई कोर्ट जो है इन दोनों पे, अदर में भी लगा सकता है। जो हाई कोर्ट है अदर में भी रोक लगा सकता है। कब रोक लगाएगा और क्यों लगाएगा, ये भी तो जरूरी है। अगर कोई ऐसा कानून बनाता है, मान लो हाई कोर्ट कोई ऐसा कानून बनाता है जिसमें विधिक अधिकार निहित हैं, संविधान की व्याख्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने संविधान की व्याख्या कर दी, और संविधान की व्याख्या करनी है अगर, ठीक है,
तो वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठती है। ठीक है, इसे बोलते हैं संवैधानिक पीठ। ठीक है, इसमें 5 जजेस होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के पास एक फुल बेंच होती है जिसमें 3 जज बैठ सकते हैं। इसको फुल बेंच बोलते हैं, जिसमें 3 से ज़्यादा जज नहीं बैठ सकते, इसको फुल बोलते हैं। एक होती है सिंगल बेंच, ठीक है, एक होती है डबल बेंच, और एक होती है फुल बेंच जिसमें 3 बैठते हैं। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन दोनों में ही यूज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। फुल बेंच, सिंगल और डबल तो होता ही है। तो हाई कोर्ट में ज़्यादा ज़्यादा 3 जज बैठ सकते हैं, फुल बेंच कहलाती है, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर बात संवैधानिक मामले की, संविधान की व्याख्या की है, तो उसके लिए क्या चाहिए, संवैधानिक पीठ चाहिए, और संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। तो अगर 5 जजेस यहाँ पे, संविधान की व्याख्या की बात है, तो 5 जजेस तो यहाँ है नहीं, ये तो फुल बेंच है 3 जजेस की, तो ये तो कर ही नहीं सकता। अगर ये नहीं कर सकता, उसके बाद भी कहीं ऐसा हुआ कि इन्होंने संविधान की व्याख्या कर दी, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का कोई मुद्दा था, बेसिक स्ट्रक्चर का कोई मुद्दा था, और उस पर कोई जजमेंट हाई कोर्ट ने दे दिया, ऐसी स्थिति में प्रोहिबिटेशन रिट जारी हो सकती है हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट लगाएगी हाई कोर्ट पे, ठीक है, तुम्हारी क्षमता थी नहीं और तुमने ये कैसे कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा काम है कि हमारे पास 5 जजेस हैं, हम 5 जजेस की पीठ बैठा सकते हैं, तुम्हारे पास तो 3 ही हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तुम तो संवैधानिक व्याख्या कर ही नहीं सकते, तो किया कैसे। तो अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर प्रोहिबिटेशन रिट जारी कर सकता है। तो ये मेनली सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के मामले में ही जारी हो सकता है, अदर किसी संस्था के ऊपर ये लागू नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर लगा सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके नीचे वाली, और सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर भी लगा सकती है, और ये भी अदर पे भी लगा सकते हैं। तो खैर इतने में समझ में आ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर और या उनके नीचे वालों पे ये वाला रिट जारी कर सकते हैं, प्रोहिबिटेशन रिट। ठीक है, तो ये वाला सिंपली ऐसा है, इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है शर्तेरी या उत्प्रेषण। ठीक है, ये जो शर्तेरी या उत्प्रेषण है, इसका मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना या प्रमाण पत्र देना। ये वाली स्थिति को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, हाँ 2 लोग नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, ये वाला इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने, उसमें कोई दंगा हो गया, उस फैसले के बाद कोई दंगा हो गया, मान लो जैसे सबरीमाला केस था, इस टाइप का कोई केस सुनाया, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, उसके बाद शहर में दंगा हो गया। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, अदर भी कुछ हो सकता है। उसमें अगर दंगा हो गया, यहाँ पे क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट होगा ये हाई कोर्ट से पूछ सकता है कि आपने किस बिहाफ में ये निर्णय सुनाया था, आपने, आपके पास क्या क्या साक्ष्य थे वो हमारे पास भेजिए, हमें दिखाइए कि आपने किस हिसाब से इस चीज़ को किया, किस हिसाब से इस वाले फैसले को सुनाया। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या हाई कोर्ट को लगता है कि फैसला ठीक नहीं था, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है इस केस में, तो अगर इनको लगता है कि फैसला ठीक नहीं था, तो ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि क्या बिहाफ था, क्यों आपने ये वाला फैसला सुनाया, ये वाला जो फैसला सुनाया उसका रीजन क्या था और किस हिसाब से इसको आपने सुनाया है, इसका क्या बिहाफ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रमाण पत्र लिया जा रहा है कि आपने जो फैसला सुनाया है उसका क्या प्रमाण था, किस हिसाब से आपने इसको सुनाया है। तो ये होता है शर्टरी का मतलब। तो ये सबसे इजी है समझने के लिए, बस यही ध्यान रखना है कि प्रमाण पत्र टाइप का कुछ मांगा जा रहा है, सूचना मांगी जा रही है अपने लोअर कोर्ट से। ठीक है, ये भी सिर्फ कोर्ट में, ये दोनों प्रोहिबिटेशन और शर्टरी दोनों ही सिर्फ और सिर्फ
न्यायिक जो भी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्ध न्यायिक कोर्ट जो हैं वो भी, ठीक है, अर्ध न्यायालय जो हैं, अर्धशासकीय न्यायालय जो हैं, उनके ऊपर भी ये वाली दोनों लागू होती हैं। नेक्स्ट है क्यूरो वारंटो या अधिकार परीक्षा। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है, सरकारी वो शासकीय ही होना चाहिए, गैर शासकीय व्यक्तियों के लिए नहीं होगा। तो जो सरकारी कर्मचारी है वो ऐसा पद धारण कर रहा हो जिसके वो काबिल ना हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको उसकी एज है 62 ईयर और उसे किसी प्राधिकरण में या किसी भी संस्था में उसे जॉब मिल गई या कुछ कोई अधिकारी बना दिया गया और वो अधिकारी जो अधिकारी उसे बनाया गया है उसकी अपर एज ही 60 साल है और इसकी एज 62 साल है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उससे पूछ सकती है, क्यूरो वारंटो रिट के जरिए पूछ सकती है कि जब आपकी एज 62 साल है तो आप इस वाले टर्म एंड कंडीशन को पूरा नहीं करते हो तो आप कैसे इस पद पे बने हुए हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई, ऐसा हो नहीं सकता बट फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि मान लो कोई 62 ईयर का या 65 ईयर का व्यक्ति है और उसकी रिटायरमेंट एज 62 थी, ठीक है, और अभी भी उस पोस्ट पर वो बना है, 65 की एज में भी बना है, तो क्यूरो वारंटो लगाया जा सकता है उस पर और पूछा जा सकता है कि 62 साल की अपर एज होने के बाद आप 65-60 साल की एज में भी इस वाले जॉब को कैसे कर रहे हो। तो सिंपली ये है कि अगर कोई व्यक्ति उस जॉब के लायक नहीं है और फिर भी उस पद को धारण किए हुए है तो उससे क्यूरो वारंटो रिट के जरिए पूछा जा सकता है और हो सकता है उसको सजा भी दी जाए कि आप इस पद पे कैसे बने हुए हो। तो सिंपली इसका मतलब ये है। तो इस तरह से पांचों रिट समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम इनका सुप्रीम कोर्ट की अगली हम न्याय क्षेत्राधिकार देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार जो है, अपीलिएट जुडिक्शन है, ये 3 प्रकार का हो सकता है। एक्चुअली में हमारा जो संविधान है वो अमेरिका के संघीय न्यायालय की तरह भी काम करता है। जिस प्रकार से अमेरिका का यूएसए का सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय है, इसके अलावा ये ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल की तरह भी काम करता है। संघीय न्यायालय होने के साथ साथ ये प्रीवी काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की तरह भी काम करता है। ब्रिटेन का जो प्रीवी काउंसिल है वो अपीलिएट का उच्चतम न्यायालय है। उसी तरह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपीली का उच्चतम न्यायालय है। इसे 3 प्रकार की अपील की जा सकती है, मामले 3 प्रकार के हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कहाँ से ले जाया जाएगा केस, या तो हाई कोर्ट से या तो लोअर कोर्ट से। तो खैर कौन कौन से मामले हो सकते हैं, मामला ऐसा हो सकता है जो संवैधानिक हो सकता है, सिविल हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है। ठीक है, अब संवैधानिक जो मामले होंगे वो किस प्रकार के होंगे उसको देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केस कैसे होंगे उसको देखेंगे। पहले कोई ऐसा केस जिसमें संवैधानिक प्रश्न निहित हो, संविधान की व्याख्या निहित हो, उसे सुप्रीम कोर्ट से ऐसा मामला आता है। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है, हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम केशवानंद भारती केस को देखें, ठीक है, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 इसका जजमेंट आया था। 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस का। इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ था कि ये वाला जो मामला है संवैधानिक भी था और सिविल भी था, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। तो इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी कि सिविल मामलों में कब जजमेंट सुनाएगी, कब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। तो केशवानंद भारती केस में 2 चीज़ें थी, एक तो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल था, दूसरा सिविल भी था। सिविल क्यों था, क्योंकि ज़मीन ली जा रही थी उनकी, एक ज़मीन उनकी थी
केरला के ये थे केशवानंद भारती साहब, तो उनसे कुछ ज़मीन वमीन ली जा रही थी क्योंकि इनके पास बहुत, ये मठाधीश थे, मठ थे इनके, तो अच्छी खासी ज़मीन थी। सरकार चाहती थी इनसे कुछ ज़मीन लेकर के गरीब लोगों में बांटा जाए। तो एक तो ये किया जा रहा था, और दूसरी चीज़, अब ज़मीन ली जा रही थी तो ये मामला एक तरह से सिविल भी हो गया। दूसरी चीज़, जब इन्होंने अपील की, पहले तो इनका मामला गया केरल हाई कोर्ट में गया होगा, केरल हाई कोर्ट में गया होगा, ठीक है। अब केरल हाई कोर्ट में गया तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे जो फंडामेंटल राइट हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 19 में उस समय था कि किसी व्यक्ति के पास जमीन का अधिकार है, मतलब संपत्ति का अधिकार है, जमीन का नहीं, संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार रखने की इजाज़त देता था आर्टिकल 31। बाद में इसे हटा दिया गया, अब ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले था। तो ये था, तो ये, और आर्टिकल 13 भी शामिल था इसमें। तो इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला हुआ। तो इस वजह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये संवैधानिक मामला हो गया। दूसरी चीज़, ये सिविल मामला हो गया क्योंकि ये विवाद ज़मीन का है, ठीक है। तो अब अगर इस तरह का कोई मामला आता है, इसे मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ, इस प्रकार का अगर कोई मामला आता है जिसमें संवैधानिक प्रश्न निहित हों, ठीक है, तो सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, ठीक है, अपील की जा सकती है। सबसे ऊपर का न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो फाइनल होगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा निहित होता है कि मामला संवैधानिक है, और दूसरा अगर मामला सिविल है और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सॉल्व कर सकती है। अब ये मामला सिविल भी है, मैंने समझा दिया कैसे है। तो सिविल भी है और संवैधानिक भी है, तो दोनों टाइप का है। तो अगर मामला सिविल भी है और संवैधानिक भी है तो भी आएगा, और सिर्फ सिविल है या सिर्फ संवैधानिक है और ऐसा लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व किया जा सकता है मैटर, तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। सर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ या जो भी निर्णय है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल केसेस, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में क्या होगा इसको देखेंगे। तो क्रिमिनल केस जो होता है उसमें 3 सिनेरियो बनते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जिसे हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको अच्छे से समझेंगे हम। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, या हम यहाँ पे ऐसा कर देते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, इसने किसी व्यक्ति को सजा दी, और सजा थी मौत की, ठीक है। कैसे जाएगा मामला वो देखते हैं। क्रिमिनल केसेस, सजा थी मौत की, अगर मौत की सजा इसको सुनाई गई, फिर हाई कोर्ट ने भी कहा हाँ ठीक है मौत की सजा इसकी बरकरार रहेगी, तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर मौत की सजा मिली है तो वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, पूरा अधिकार है उसको। किसी को मौत की सजा मिली है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बिल्कुल जी उसको मौत की सजा मिलेगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगी कि उसको मौत की सजा मिलनी है कि नहीं। अगर मिलेगी तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर आगे का फिर से जो भी होगा वो होगा। है, एक सिनेरियो ये है, अगर सजा मौत की होती है तो जाएगा ही जाएगा क्रिमिनल केस में, जो भी ये अक्यूज होगा उसके पास ये अधिकार होता है। फिर दूसरा, अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो, मान लो इसे 7 वर्ष की सजा दी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा इसे सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने मामला लेकर के उसे बढ़ा दिया, 10 वर्ष या उम्र कैद या मौत की सजा दे दी, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 10 वर्ष, उम्र कैद या मौत की सजा दे दी तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसको अधिकार है। तीसरा सिनेरियो बन सकता है, यहाँ पे कोई मामला गया था, वो सिद्ध नहीं हो पा रहा था, इस व्यक्ति का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, वो सिद्ध नहीं हो पा रहा था,
सुओ मोटो ऑप्शन लेते हुए हाई कोर्ट ने क्या किया, मामला अपने हाथ में ले लिया और दोष सिद्ध कर दिया कि हाँ ये दोषी है, ये व्यक्ति दोषी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। 10 साल की सजा दे दी या मौत की सजा दे दी, तो भी क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस स्थिति में भी इसको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। ठीक है, तो इतने सिनेरियो बन सकते हैं। एक तो मौत की सजा मिले, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से मिले, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सजा दी है, उसको बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो भी हाई कोर्ट जाएगा। अगर उसे 10 साल या उससे अधिक कर दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर करेगा। ठीक है, हीनियस क्राइम में आएगा ना, अगर 10 साल से ऊपर का या उम्र कैद की सजा है, मतलब हीनियस क्राइम किया है उसने। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ सजा सुनाई है, 7 साल की सजा सुनाई है, इन्होंने बढ़ा के 10 साल या उम्र कैद कर दिया, तो भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तीसरा केस क्या होगा, अगर मामला ऐसा है जिसमें हाई कोर्ट ने खुद ही मामले को अपने पास बुला लिया है, मतलब सुओ मोटो ऑप्शन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील जो ये जो था, ये अक्यूज या विक्टिम ने अपील नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट ने खुद ही सुओ मोटो लेते हुए बुला लिया, मामले को अपने पास ले लिया, तो भी वो, और उसमें सजा भी सुना दी। ये कहा कि ये क्रिमिनल है, इसको सजा देनी चाहिए, 10 साल की सजा, मौत की सजा, ऐसा कोई सजा दिया उसे, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, इन्होंने दी, मौत की सजा दी या 10 साल की सजा दी या कुछ भी सजा दी, और मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये दोषी नहीं है, ये दोषी नहीं है, ये वाला एक सिनेरियो बन सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जो विक्टिम होगा वो सुप्रीम कोर्ट फिर नहीं जा सकता। अगर इन्होंने कोई सजा दी थी, मान लो किसी को 7 वर्ष की सजा दी गई थी, इस आदमी को 7 वर्ष की सजा दी गई थी, हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने इसे देखा, मामले को देखा और डिसमिस कर दिया, कहा कि ये वाली सजा गलत दी गई है, ये इस व्यक्ति पे ये वाला आरोप सिद्ध नहीं होता, तो फिर जो अक्यूज विक्टिम होगा वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ना, वो छूट जाएगा, ये व्यक्ति छूट जाएगा, इस तरह से होगा। इतने तरीके के मामले हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच कार्यवाहियाँ होती हैं। तो ये हो गए क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो हमारा जो संविधान है वो स्वयं ही न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। जुडिशियल रिव्यू को अगर हम थोड़ा सा परिभाषित करें तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, तो न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच की शक्ति को जुडिशियल रिव्यू कहा गया है। मतलब कार्यपालिका जो विधायी अधिनियम होते हैं ना, विधायी अधिनियम मतलब विधायी अधिनियम, तो विधायी अधिनियम जो होते हैं वो होते हैं संसद या विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई कानून, वो हो गया विधायी अधिनियम। और कार्यपालिका के आदेश, कोई आदेश कार्यपालिका ने दिया है, कोई भी आदेश दिया है और न्यायपालिका को लगता है कि आदेश ठीक नहीं है या जो भी डाउट है, उसे उसकी संवैधानिकता की जो जांच करेगा कि संवैधानिक है ये वाला जो भी आदेश दिया गया है, या जो कानून बनाया गया है, जो संसद या विधानसभा ने बनाया है या विधानमंडल ने बनाया है, वो कानून संगत है या नहीं है, संवैधानिक है नहीं है, इसकी जो जांच की शक्ति है उसे जुडिशियल रिव्यू कहा गया है। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में आया यूएसए से। पहली बार ये देखने को मिलता है यूएसए में। एक मामला आया था बार मरी VS मेडिसन, बार मरी VS मेडिसन 1803 में आया था ये मामला यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में। इस समय यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जॉन मार्शल। इस समय यहाँ के न्यायाधीश थे जॉन मार्शल। इस बार यहाँ पे पहली बार जुडिशियल रिव्यू का फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद भारत में अगर बात करें
तो भारत में पहली बार ये जो इसको जो डिफाइंड किया गया 1975 में किया गया। डिफिनीशन प्रॉपर इसको डिफाइन जो किया गया 1975 में किया गया। ये इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक केस था, उस केस के सुनवाई के दौरान कहा गया, क्योंकि उसमें यह था कि अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसका उसको उसको उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस समय तक एक चीज आ चुकी थी, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो चुका था। बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ था 24 अप्रैल 1973। ये भी इंदिरा गांधी जी के समय ही हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो चुका था। तो 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिफाइन कर दिया। अगर कोई भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ को या संविधान जिसको निर्धारित करता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे संविधान संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी चीज़ को हमने बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में रखा है तो उसे संविधान संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता। और क्योंकि हमारा संविधान स्वयं ही इस चीज़ की इजाज़त देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि कहीं भी किसी भी जगह पे संविधान में बेसिक जुडिशियल रिव्यू शब्द लिखा नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर हम आर्टिकल 13 को, तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने वाला कोई कानून राज्य बनाता है, राज्य मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब है देश की सरकार से, तो संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 13 में कहा गया है, जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, आर्टिकल भाग 3 का उल्लंघन करता है, मेनली भाग 3 फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो वो उस हद तक समाप्त हो जाएगा जहां तक वो कानून उल्लंघन करता होगा। ठीक है, तो ये कहा गया आर्टिकल 13 में। अब आर्टिकल 13 में ये कहा तो गया है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हर बार तो नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे और कोई ऐसा कानून बनाएंगे ना, फिर सुप्रीम कोर्ट उसे हटाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट उसे देखने के लिए कि कानून न्याय संगत है या नहीं, इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूर सामने आएगा। ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जो है कब किसी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, इसे परिभाषित किया है न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने। ये 3 पार्टों में इसे डिवाइड किया है। संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा, दूसरा संसद और विधायकों द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा, और तीसरा राज्य या राज्य के अधीन कोई प्राधिकरण है उसके द्वारा की गई प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। तो 3 तरीके से बांटा इसे। संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा, दूसरा विधायिकाओं या संसदीय विधायिकाओं द्वारा बनाया गया कोई कानून, कोई कस्टम, उसकी न्यायिक समीक्षा, और तीसरा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। तो 3 चीजों में बांटा। संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा का यहाँ पे मतलब यह है कि मान लो आर्टिकल 368 का यूज करके कोई संविधान संशोधन किया गया और वो या तो न्याय संगत नहीं है, या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भले ही उस कानून को आपने उठा करके 9वीं अनुसूची में रख दिया। ठीक है, 9वीं अनुसूची पर एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा, कमेंट करना। इसके अलावा दूसरी चीज है, संसद या विधायिका द्वारा मान लो कोई नॉर्मल कानून बनाया जाता है। अच्छा, इसको हम बता दें कि ये जो आर्टिकल 368 है ना, अपने आप में बहुत ताकतवर है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बहुत ताकतवर है कि क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है दोनों सदनों का, उसके बाद जा करके पारित होता है कोई कानून। तो ये छोटी चीज नहीं है। इस वजह से अगर इसका संविधान संशोधन हो सकता है तो सॉरी, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो फिर किसी चीज का भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, अब ये हो सकता है कि अगर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर को ये हानि पहुंचा रहा है, जो भी कानून बनाया गया है संसद द्वारा, वो अगर इनका पालन ठीक से नहीं कर रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लगने के केस में भी उसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और हो सकता है जब जुडिशियल रिव्यू हो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि नहीं, कानून ठीक है, इसको लागू होना चाहिए, तो वो फिर लागू भी कराया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, संसद और विधायकों द्वारा कोई नॉर्मल कानून बनाया गया है,
जिसमें 50%+1 सहमत से बना है, या कोई कानून बनाया गया है या अध्यादेश पास किया गया है, ठीक है, कुछ भी होगा, या कोई कस्टम बनाया गया है, उसकी भी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तीसरा है प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। तो प्रशासनिक कार्यवाही यानी कि कार्यपालिका द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये ठीक नहीं है, उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये भी एक केस हो सकता है। या कोई ऐसा किसी ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब कोई सरकारी ऑफिस ही होगा, प्राइवेट में ये नहीं लागू होता, सरकारी ऑफिस है, वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जिसकी इजाज़त नहीं थी बट वो किया गया है और सरकार भी उसमें शामिल थी, राज्य सरकार, और तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मैं दूसरी तरह से समझाऊं, अगर मान लो कोई राज्य है जो किसी कानून को जो केंद्र द्वारा बनाया गया है या जो संविधान में है, उसके अलावा भी कुछ अपने राज्य में लागू कराना चाहता है, ऐसा हो रहा है, तो उसको इसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और करने के बाद ये घोषित भी कर सकता है कि ये कानून सही है या नहीं है। सही है तो लागू भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लागू ना हो, ठीक है, लागू भी हो सकता है। तो इतने तरीके से जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं, मेनली इसके 3 तरीके हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।